हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। आज हम लोग ठोस अवस्था में क्रिस्टल जालक पढ़ेंगे। क्रिस्टल जालक क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर देखा था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आकर्षण बलों के आधार पर हम कैसे क्रिस्टलीय ठोस को विभाजित करते हैं। जैसे आपको हमने बताया था धात्विक ठोस, आणविक ठोस, आपको बताया था आयनिक ठोस, और एक अंतिम था सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब आज हम लोग को क्या पढ़ना है, क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक होता है क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम या निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था। त्रिविम व्यवस्था का अर्थ होता है 3D। 3D का मतलब क्या है, एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा, यानी यहाँ ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तीनों होती है। त्रिविम, ये त्रिविम ही है। इसमें जो है निश्चित ज्यामिति में, यानी ज्यामिति निश्चित होगी। जैसे ज्यामिति कौन कौन सी, घनीय हो सकती है और आपका क्या हो सकता है, गोलीय वगैरह भी हो सकता था, है ना। तो ऐसे कई ज्यामिति आ जाएंगी। तो उस निश्चित ज्यामिति में इनकी त्रिविम व्यवस्था क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। इसे त्रिविम या आकाशीय जालक भी कहते हैं। आकाशीय जालक को अंग्रेजी में लिखें तो लिखते हैं स्पेस लैटिस, और क्रिस्टल जालक को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो ये दोनों एक ही चीज होता है। अवयवी कणों को रखेंगे हम निश्चित ज्यामिति में। ज्यामिति निश्चित जब रहेगी तो यानी बिल्कुल सीक्वेंस में रखेंगे, और किस में रखेंगे, 3D में। ये 3D में ही रखना होता है, ठीक है। जैसे लड्डू पैक करते हैं उस तरह से। तो यही हो जाता है जो हमें प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब आ जाता है जालक बिंदु क्या होता है। अवयवी कणों को जब हम क्रिस्टल जालक बनाने की कोशिश करते हैं तो जो अवयवी कण होते हैं उन्हें हम बिंदु से दिखाते हैं। बड़ा बड़ा स्पेयर नहीं बनाते। जैसे परमाणु को स्पेयर बनाना होता ना, गोला, वो ना बना करके हम केवल उनको किससे दिखा देते हैं, बिंदु से दिखाते हैं। और यही जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बताएं, हम यहाँ पे बताएंगे इस तरह से। इसको हटा देते हैं, यानी यहाँ तीनों अक्ष में देखा जाता है, तब ये क्रिस्टल जालक मिलता है। अब देखो बनाएंगे, आपको देखो यहाँ ध्यान रखना है किस तरह से बनाया जाए। ये, और अब दूसरा जब लेयर बनाइएगा तो इसके बीच में बनाइए, ठीक। तीसरा लेयर जो होगा, मतलब तीसरी लाइन जो होगी वो पहले जैसी होगी, ठीक है। और चौथी जो लाइन होगी वो दूसरे जैसी होगी। अब आपको करना क्या है, इस पहले को छोड़ देना, इसको इसके साथ मिलाओ, फिर इसको इसके साथ मिलाओ, फिर इसको थोड़ा सा इधर कर दो, इसके साथ मिलाओ, फिर इसको भी इसके साथ मिला दो, बन गया। अब ऐसे ही इस वाले में भी करना है, इसको छोड़ दो, इसको इसके साथ मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, फिर इसको ऐसे मिलाओ, फिर इसको ऐसे मिला दो, समझे। इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर का ऊपर वाले से मिला दो, नीचे को नीचे वाले से मिला दो, फिर ऊपर को ऊपर वाले से मिलाओ, नीचे को, एक घन तैयार हो गया, है ना। फिर यहाँ भी ऐसे करो, अगला देखो, ये फिर ये मिल गया, ऐसे यहाँ ये मिल गया, फिर इसको ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे मिला दिए, देखो दूसरा डब्बा तैयार। फिर तीसरा डब्बा तैयार, ठीक है। देखो संपूर्ण क्रिस्टल बन रहा है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक ये। अब ऐसे ही क्या होगा, एक लाइन में ये बना दिए, ऐसे ही डब्बा आगे रखेंगे, फिर ऐसे ही डब्बा पीछे रखेंगे, लाइन से रखते चले जाएंगे, है ना, त्रिविम बनाते चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमें क्या मिल जाता है, क्रिस्टल
जालक, एक क्रिस्टल जालक मिल जाएगा, है ना, ज्यादा होता है। इसके आगे भी डब्बा आप कैसे बनाएं, यहाँ पे बना नहीं सकते हम लोग। अब जो इसमें जो परमाणु अवयवी कण होते हैं उनको, हाँ, अवयवी जो कण होते हैं उनको कैसे दिखाते हैं, देखो ये जालक बिंदु है, या ये सब जालक बिंदु हैं, ठीक है ना। अब देखो निश्चित ज्यामिति में रखा ना, इधर उधर तो रखा नहीं है, निश्चित त्रिविम में, ये त्रिविम है, देखो ये होता है आपका मान लो लंबाई, तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तीनों अच्छा आ जाता है ना। इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये इसी को जो एक ठो है इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, जालक बिंदु। और ये जो पूरा बना है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बताएं, त्रिविम, यहाँ अगला जो आ जाता है इकाई सेल। इकाई सेल क्या होता है, ये जो एक एक डब्बा होता है वो इकाई सेल है, एक एक डब्बा क्या है, इकाई सेल है। देखो जालक बिंदुओं का, या लिखा देखो, जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह, जालक बिंदु का त्रिविम समूह है, जालक बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 से बना दीजिए। जालक बिंदु का क्या है, वो त्रिविम समूह है। और अगर इसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करें, डिब्बा डब्बा लगाते चले जाएं, तो हमें क्या मिल जाता है, एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक तैयार हो। देखो संपूर्ण क्रिस्टल जालक मिल रहे हैं ना, डब्बा 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 बनाते चले जाएं, आगे डब्बा, पीछे डब्बा, ऊपर डब्बा, नीचे डब्बा, संपूर्ण क्रिस्टल जालक मिल जाएगा। बस खाली क्या करना है, इसकी पुनरावृत्ति करनी है। तो यही जो जालक माने जो जालक बिंदुओं का जो त्रिविम समूह है, छोटा वाला है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, इकाई सेल। हाँ, एक डब्बे को इकाई सेल कहेंगे, ठीक है ना। जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह या त्रिविमीय समूह, इसी को हम कहते हैं इकाई सेल। इसको आप लोग बना लीजिए, है ना। इसमें तीनों आ जाता है। क्रिस्टल जालक क्या होता है, अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था क्रिस्टल जालक हो जाती है। अवयवी कण को ऐसे हम त्रिविम में रखते चले जा रहे हैं निश्चित ज्यामिति में, तो जो ये मिलता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और अवयवी कणों को हम किससे दिखाते हैं, बिंदु से दिखाते हैं, इसको क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदु का जो है क्या है, त्रिविम समूह जो है, अगर इसकी बार बार पुनरावृत्ति करें तो संपूर्ण जालक मिल जाता है। सबसे छोटी इकाई, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इकाई सेल कहते हैं। बस इतना हो गया, आप इसको नोट कर लो। हाँ, तो ये है आपका जो है, हमने इसको एक और थोड़ा सा बना लिया और ये बन गया आपका क्रिस्टल जालक बढ़िया से। और एक एक जो बिंदु दिख रहा है वो क्या है, जालक। ये जो जालक बिंदु है ये अवयवी कण ही है। अगर यहाँ परमाणु मान ले तो परमाणु हो जाएगा, अणु मान ले तो अणु हो जाएगा, अगर आयन होंगे तो आयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसमें जो आपका ये सबसे छोटा त्रिविम बिंदुओं का समूह है वही क्या कहलाएगा, इकाई सेल। मान ले हम कहे इतने ही संपूर्ण क्रिस्टल बना है, तो बताओ कितने इकाई सेल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे इकाई सेल हैं, इससे बना है, ऐसे समझे। तो इकाई सेल ही होता है। इसकी अगर बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो संपूर्ण क्रिस्टल तैयार हुआ है। जैसे कि आपका घर है या हमारा घर है, किसी का भी घर है, ठीक है, वो किससे बना है, छोटे छोटे ईंट से बना है, वो त्रिविम बिंदुओं का समूह है, ठीक है। तो उसको जो है बार बार उसको ईंटा लगाते हो तबे तो घर तैयार होता है। हाँ, तो वो ईंटा जो है वो इकाई सेल है, और जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक है वो क्या है, वो घर है, समझे। जान जाओगे कितना आसान है। और जालक बिंदु क्या है, इसमें जो छोटे छोटे कण होंगे वो जालक बिंदु हो जाएंगे। ये हो गया हमारा क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु और इकाई सेल। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को इधर से नहीं कुछ पढ़ना है, इकाई सेल पे जाते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों को एक चीज पढ़ना, इसको हटा देते हैं।
इससे पहले हम लोग को पढ़ना है सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर अगला हेडिंग है हमारा सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर सेल पैरामीटर देखो, वैसे तो इकाई सेल कई प्रकार के होते हैं, है ना। 7 प्रकार के इकाई सेल देखे गए हैं ठोसों में। हाँ, 7 प्रकार के देखे गए हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में वो घनीय वाला है केवल। ठीक है, केवल क्या पढ़ना है? घनीय पढ़ना है। तो घनीय इकाई सेल हम लोगों को लिखना पड़ता है। घनीय इकाई सेल यानी वो घन जैसा रहेगा, और क्या। घनीय इकाई सेल देखो बनाते हैं। ठीक है, ये घन बन गया, यही इकाई सेल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, यहां से इसको बढ़ा दीजिए पूरा, ये x अक्ष हो जाएगा। ठीक, ऊपर वाला बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा y अक्ष, और ये नीचे देखो इधर से जा रहा है ना, इसको हम लोग बढ़ा देंगे तो इसको कहेंगे z अक्ष। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जो x अक्ष पर यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से इसको ओरिजिन बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी हम a बोलेंगे। x अक्ष पर a, ऊपर y जा रहे हैं तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? b हो जाएगी। ठीक है, और z अक्ष पे जाएंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? c हो जाएगी। ठीक है, अब ये दूरी ही तो है, तो कहते हैं इसको हम अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी को किससे दिखाते हैं? ए बी सी, ए बी और सी लिख देते हैं। ये हमारे 3 सेल पैरामीटर हो गए। क्या होती है? अक्षीय दूरी, पहला होता है अक्षीय दूरी। और अब दूसरा देखो क्या बनाएंगे, ए के विपरीत, ए यही तो है, ए के विपरीत यहां बनाएंगे अल्फा। अल्फा कोण किसके बीच में है? बी और सी के बीच में है। ठीक, इसके बाद बी के विपरीत बनाएंगे बीटा, बी के विपरीत, बी के विपरीत बीटा, और सी के विपरीत गामा। ठीक है, अब यहां पे देख लोगे आप, जो अल्फा इसको बोलते हैं, दूसरा है इसको बोलते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण कहते हैं। अक्षीय कोण कौन कौन होता है? अल्फा, जो कि किसके बीच बना है? बी और सी के बीच। ठीक, बी एंड सी के बीच। बीटा बताओ, सी एंड ए के बीच, यही होगा ना। इसके बाद गामा, ए एंड बी के बीच। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही होगा ही। अल्फा होगा बी और सी के बीच, बीटा होगा सी और ए के बीच, और गामा होगा ए और बी के बीच। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ये भी 3 क्या हो जाएंगे? सेल पैरामीटर। कुल कितने सेल पैरामीटर? 6 सेल पैरामीटर होते हैं। 6 सेल पैरामीटर होते हैं। कौन कौन? 3 हो जाता है अक्षीय दूरी, यानी ए बी और सी, और अल्फा बीटा और गामा। तो टोटल मिला के कुल हो गए 6।
6 सेल पैरामीटर होते हैं, 3 अक्षीय दूरी वाले ABC और 3 अक्षीय कोण वाले अल्फा बीटा गामा। आपको थोड़ा सा आइडिया बता दे, देखो आप बनाओ A फिर B फिर बनाओ C। अल्फा जो कोण होगा वो B और C के बीच में होगा और बीटा जो होगा वो C और A के बीच में होगा और गामा जो होगा वो A और B के बीच में होगा। इस तरह से याद कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेल पैरामीटर। अब देखो ये घन है ना, घन है कि नहीं? घन में अगर आप देखोगे सेल पैरामीटर में तो आप देखोगे घन कहाँ, यहाँ घन है। ये घन के लिए या घनीय के लिए घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल के लिए हम देखते हैं जो A होता है वो B होता है वो C, तीनों बराबर होते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? बराबर। घन में देखे होगे ना, हाँ बराबर होती है। और जो अक्षीय कोण होता है अल्फा बराबर बराबर और ये सब देखते होगे 90 डिग्री होता है। कितनी होती है? सब बराबर होती है और 90 डिग्री। मान लो कभी ऐसे आ जाए कि एक इकाई सेल है या एक क्रिस्टल जालक है जिसमें अक्षीय दूरी A बराबर B बराबर C है और जो कोण है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा वो भी कितना है? 90 डिग्री। तो बताओ वो क्रिस्टल जालक कौन सा है? तो घनीय। ठीक है, घनीय क्रिस्टल जालक। या तो इकाई सेल लिख दो और या यहाँ पे लिख सकते हो घनीय क्रिस्टल जालक। कभी कभी आ जाता है ऑप्शन वाले में, हाँ बहुविकल्पीय वाले में आ जाता है। घनीय क्रिस्टल जालक में सेल पैरामीटर क्या होगा? तो बताओगे A बराबर B बराबर C और अल्फा बीटा गामा कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको आप लोग बना लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, देखो ये हमारा हो गया सेल पैरामीटर। 6 सेल पैरामीटर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और घनीय के लिए हमने क्या बताया है? घनीय क्रिस्टल जालक के लिए 6 सेल पैरामीटर में जो अक्षीय दूरी होती है वो क्या होती है? बराबर। यानी A बराबर B बराबर C होता है और जो अक्षीय कोण होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों जो अक्षीय कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। और कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल पैरामीटर। कभी कभी ऑप्शन वाले में आ जाता है सेल पैरामीटर की कुल संख्या 6, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना होता है इकाई सेलों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? इकाई सेलों के प्रकार। लेकिन कौन सा? देख लो, घनीय इकाई सेल। यहाँ हम घनीय इकाई सेल पढ़ेंगे, है ना। घनीय इकाई सेल लो के प्रकार। दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आधघनीय। आधघनीय या इसको हम सरल घनीय भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव। प्रिमिटिव या इसको कह सकते हैं हम सिंपल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखे तो SCC या लिख सकते हो PCC। ये हो गया हमारा आधघनीय या सरल घनीय। पहला प्रकार तो ये हो गया। दूसरा होता है केंद्रित घनीय। केंद्रित घनीय, ठीक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक, सेंटर्ड क्यूबिक। अब ये जो है ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन? सबसे पहला नाम आता है फलक केंद्रित।
फलक केंद्रित घनीय, पूरा लिखना पड़े, घनीय इकाई सेल। अगर इंग्लिश में लिखने लगे तो लिखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो FCC, या कभी कभी इसको CCP भी कहते हैं। ठीक है। अगला होता है अंतः केंद्रित। अगला होता है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित को अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, ठीक। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? BCC। और एक अंतिम होता है जिसको कहते हैं अंत्य केंद्रित। अंग्रेजी में इसको कहेंगे एंड सेंटर्ड, ठीक। क्यूबिक तो वैसे रहता नहीं है, फिर भी चलो लिख देते हैं, ECC लिख दें, चलो ECC, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम ECC को नहीं दिखाते, वैसे तो जो घनीय में केवल यही 3 होता है, देख लो, केवल SCC, FCC और BCC होता है, ECC नहीं होता है। लेकिन चूंकि और भी इकाई सेल होते हैं, और भी प्रकार की इकाई सेल होते हैं, तो ECC आ जाएगा, तो वो आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको घनीय में बना के आपको बता रहे हैं, समझ गए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि घनीय में ये ECC नहीं होता है, केवल कितने होते हैं? 1, 2 और 3 होता है बस। हम चौथा बना देते हैं इसको दिखाने के लिए कि केंद्रित में ये सब 3 केंद्रित होते हैं, ठीक है। अब इनका अगर बनाए तो सबसे पहले आप क्या करिए, सब घन बना लो, सब घन बना लीजिए, सबके लिए घन बना लो। सबके लिए घन तैयार करो, इसके लिए भी घन तैयार करो। घन तैयार हो गया, ठीक। आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, वो लिखना क्या पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको। प्रति एकक या इकाई लिख दें, प्रति इकाई सेल में, ठीक है, जालक बिंदुओं या जालक बिंदु, ठीक है। जालक बिंदु ना लिखो, यहां लिखोगे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। इसको हम लोग दिखाएंगे Z से, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, कहाँ कहाँ पे परमाणु रहे तो कितना भाग आता है। तो देखो, अगर किनारे पर रहेगा परमाणु, किनारे, अगर परमाणु किनारे पर रहता है, यानी कहाँ रहे, कोनों पर लिख देते हैं, कोनों पर रहे तो परमाणु जो आता है वो परमाणु का कितना भाग आता है, 1/8 भाग आता है। अगर बीच में होता है, यानी इकाई सेल के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, इसको हम कहते हैं अंतः केंद्र। अगर अंतः केंद्र पर रहता है कोई परमाणु तो वो पूरा भाग आ जाता है, परमाणु का इस इकाई सेल में पूरा भाग आ जाता है, ठीक। और अगर एक होता है, देखो ये का फलक होता है, इसको बोलते हैं फलक के केंद्र पर अगर हो, फलक यही सब होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे, ये फेस होता है, इसको फलक कहते हैं। फलक के केंद्र में अगर रहता है
तो परमाणु का कितना भाग आता है इकाई सेल में? 1/2 भाग आता है। और एक अंतिम बचता है कि ये जो कोरों की लंबाई है, कोर है ना, ये कोर के बिल्कुल बीचों बीच, इसको बोलते हैं हम लोग किनारा केंद्र, लिख देते हैं किनारा केंद्र। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, हम लोग एज सेंटर, एज सेंटर। ठीक है, अगर एज सेंटर पे होता है तो आता है 1/4 भाग, परमाणु का 1/4 भाग ही आता है। ठीक है, अब ये हाँ सब बस हो जाएगा, इतने में काम चल जाएगा हम लोग का। ये आपको याद रखना है। अगर कोने पर परमाणु होंगे तो 1/8 ही भाग उस परमाणु का इस इकाई सेल के अंदर आता है। अगर फलक के केंद्र में होंगे तो परमाणु का केवल आधा भाग इस इकाई सेल के अंदर आता है, बाकी दूसरे इकाई सेल में चला जाता है। अगर अंतः केंद्र पर हो परमाणु तो पूरा का पूरा इकाई सेल में आ जाता है। अगर किनारे केंद्र पर होगा तो 1/4 भाग आएगा परमाणु का। अब यहां हम आ जाएं, अब आपको इसको बताने में हमें आसानी होगी। अगर सरल घनीय है, इसको सोचने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सरल घनीय में परमाणु जो होंगे या अवयवी कण जिसको कहो, अवयवी कण होंगे या जालक बिंदु कहो, ये होंगे कहाँ कहाँ, देख लो इधर, केवल कोने पर रहेंगे। कितने कोने हैं? 4 ऊपर कोने हैं और 4 नीचे कोने हैं। ठीक, तो अगर हमें जड़ निकालना हो प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो उसको क्या लिखते हैं? जड़ से। बताओ परमाणु कहाँ हैं, कितने हैं? 8 हैं। है कहाँ? कोने पर है। और कोने पर कितना भाग आता है परमाणु का? बस खाली इसको आपको 1/8 से गुणा कर देना है। कितना आएगा? 1। यानी परमाणु कितने आएंगे? 1 परमाणु होगा इसमें। ठीक, SCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कहाँ होंगे परमाणु? 8 कोनों पर रहेंगे। ठीक है, अगर हम पूछ लें जालक बिंदु कितना है, जालक बिंदु बताओ, तो यही जो यहाँ पे आप कोई बिंदु बनाए हैं इसको जोड़ लेना, कितने आएंगे? 8 आएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ हम बात करते हैं फलक केंद्रित में। तो 8 कोने पर तो रहेंगे ही रहेंगे। 8 कोने पर पहले बना लो आप लोग, 8 कोने पर बना लीजिए। 8 कोने पर यहाँ बन जाएगा 8 कोने पर रहेगा। और कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ठीक, इसके केंद्र पर देखो, हम इसको इस तरह से बनाएंगे दूसरे वाले से मार्कर से, ये ऊपर और ये नीचे। इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, इसे समझ में आए। ये हो गया आपका दाएं बाएं और ये हो गया दाएं, ये भी मिला दिए। और आगे पीछे वाला कैसे करें? देखो, ये हो गया पीछे, ये रहा पीछे, और ये हो गया आगे। ठीक है, सामने वाला हो गया। पूरा लिख देते हैं। देखो, ये है दाएं और ये है बाएं। ठीक, ये है ऊपर, ये है नीचे, और ये है आगे, और यही वाला है पीछे। तो 6 फलक के केंद्र होते हैं, यानी 6 फलक होंगे, 6 फलक के केंद्र होंगे। यानी यहाँ इसमें 6 फलक के केंद्र पर भी होंगे और कहाँ होंगे? 8 कोनों पर भी रहेंगे। तो आपको जड़ बताना होगा तो क्या बताओगे? जड़ बराबर बताओगे। 8 कोने पर रहेंगे तो 8 गुणे 1/8, और कहाँ होंगे? प्लस 6 कोने, 6 यहाँ पे होंगे ना फलक के केंद्र पे। अच्छा, अगर फलक के केंद्र पर रहेंगे तो कितना भाग आएगा? 1/2 भाग। यहाँ लिख देना है फलक केंद्र।
अगर फलक के केंद्र पर रहेंगे परमाणु तो परमाणु का कितना भाग आएगा? 1/2 भाग। बस 1/2 कर दो, यानी अब सब जोड़ो तो 1 ही आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, टोटल कितना आएगा? 4 परमाणु। फलक केंद्रित में 4 परमाणु आते हैं। 8 जो होते हैं वो कोने पर रहेंगे और 6 जो रहेंगे प्रत्येक फलक के केंद्र पर रहेंगे। अगर हम आपसे पूछें जालक बिंदु कुल कितने होंगे? जालक बिंदु, तो जालक बिंदु होंगे 8 कोने पर रहेंगे और 6 फलक के केंद्र पर। टोटल हो गए 14 जालक बिंदु हो जाएंगे। ठीक, यहाँ कितने हैं? 8। इस वाले में आ जाओ, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे हो रहा है आपका। यहाँ रहेंगे कहाँ? 8 कोनों पर। इस सब में यही है, 8 कोनों पर रहेगा ही रहेगा, इसलिए आसानी हो जाती है इसको समझ पाना। तो Z बराबर क्या लिख दें? 8 गुणे 1/8। और कहाँ रहेगा? एक ठो रहेगा अंतः केंद्र पर, एक रहेगा परमाणु कहाँ या अवयवी कहाँ रहेगा? अंतः केंद्र पर रहेगा। ठीक, तो प्लस करके क्या लिख दें हम? एक ठो रहेगा और जब अंतः केंद्र पर रहेगा तो पूरा भाग आ जाएगा ना, तो 1 गुणे 1 कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? Z बराबर 1 प्लस, यानी Z बराबर आ जाएगा 2। तो कभी कभी प्रश्न पूछा भी गया है कि जालक मतलब बताइए कौन सी इकाई सेल है जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 है। ऑप्शन में दिया रहता है SCC, FCC की BCC। BCC में 2 आता है। ठीक है, और चौथा ये वाला नहीं देगा आपको। इसमें हम लोग देखें जालक बिंदु, पहले इसका बताओ। जालक बिंदु बताओ, यहाँ 2 परमाणु लिखना पड़ेगा। जालक बिंदु, जालक बिंदु कितना होगा? देखो 8 तो दिख ही रहा है और 1 ही हो जाएगा 9। पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, 8 प्लस 1 बराबर 9 जालक बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखें, लास्ट बचता है 8 कोनों पर तो रहेगा ही रहेगा, 8 कोनों पर रहेगा। तो Z बराबर क्या लिख दें? 8 गुणे 1/8 प्लस कहा रहता है 2 विपरीत, कोई भी 2 विपरीत फलक के केंद्र पर। 2 विपरीत फलक के केंद्र पर लेना है केवल, 6 नहीं, 6 नहीं, केवल 2। चाहे ऊपर नीचे ले लो, चाहे दाएं बाएं ले लो, चाहे जैसे भी। अब 2 ले लोगे तो बताओ क्या लिखोगे? 2 गुणे 1/2, सही है ना? फिर आप जोड़ लोगे इसको तो Z बराबर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर 2 परमाणु। ठीक, जालक बिंदु, जालक बिंदु बताओ कितना होगा? 8 और 2 और आ जाते हैं तो 10। ठीक, तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के घनीय इकाई सेल या जालक भी कह सकते हो उनको। पहला SCC होता है जिसमें जालक बिंदु 8। कहाँ कहाँ रहते हैं परमाणु? 8 कोनों पर, सभी 8 कोनों पर रहते हैं। ये कोने हैं, कोने। ठीक है, कोने। कोर की लंबाई, कोर ये होता है, हाँ कोर ये होता है, कोर ये बन जाता है ना कोने पर। 8 कोनों पर रहते हैं। ये फलक केंद्र है, यही जो बनाते हैं ना, सब दिखा पाना मुश्किल हो जाता है। इसको पूरा हम लोग बना लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए हमने आपको बताया 4 प्रकार के यहाँ पे आपको इकाई सेल हमने बताया है। SCC, FCC, BCC और ECC। आपको याद क्या रखना है? जालक बिंदुओं की संख्या, और आपको याद रखना है Z। Z क्या होता है? प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, यानी एक इकाई सेल में कितने परमाणु। तो अगर SCC होता है तो जालक बिंदु कितने होंगे? 8। कहाँ कहाँ परमाणु रहते हैं? 8 कोनों पर रहते हैं। कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1, क्योंकि कोने पर जब परमाणु रहते हैं तो कोने पर परमाणु का कितना भाग आता है? 1/8 भाग ही आ पाता, पूरा नहीं आ पाता।
ऐसे ही एफसीसी में हम लोग देखेंगे तो इस तरह से 8 कोनों पर रहेंगे, साथ में 6 फलक के केंद्र पे रहेंगे। कोने पर नहीं, 6 फलक के केंद्र पर रहेंगे। अगर कोने पर परमाणु रहता है तो 1/8 भाग आएगा, यानी 8 गुणे 1/8। और फलक के केंद्र पर रहेगा तो कितना भाग आएगा? 1/8 भाग, 1/2 भाग आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 कितना हो जाएंगे? 4। यानी एफसीसी में प्रति इकाई से जेड बराबर कितना होगा? 4 हो जाएगा। जालक बिंदु कुल कितने होंगे? 8 कोने पर हैं और 6 फलक के केंद्र पर, टोटल कितने हो गए? 14। यहाँ आ जाएंगे 8 तो फलक मतलब जो है कहाँ होंगे? कॉर्नर पे होंगे, यानी कोने पर रहेंगे। तो 8 गुणे 1/8 ही आ गया, प्लस एकदम अंतः केंद्र पर रहेगा 1 ठो। तो अंतः केंद्र पर रहता है तो पूरा भाग आ जाता है परमाणु का, तो 1 गुणे 1, इसको निकालेंगे तो 2 परमाणु आएगा। और जालक बिंदु पूछेंगे तो 8 कोने पर थे और 1 अंतः केंद्र पर, टोटल हो गए 9। ठीक, ऐसे ही अंतः केंद्र पर देखेंगे 8 कोनों पर, तो क्या होगा? 8 गुणे 1/8। और कहाँ रहेगा? 2, कोई भी 2 विपरीत फलक के केंद्र पर। तो 2 विपरीत फलक के केंद्र पर लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, और फलक के केंद्र पर होगा तो कितना भाग आएगा? 1/2 भाग। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 2। जालक बिंदु कितने होंगे? 8 कोने पर और 2 आपके फलक केंद्र पर, टोटल 10 हो गए। ठीक है ना? तो ये हम लोगों का हो गया घनीय इकाई स्थलों के प्रकार। ठीक है, लेकिन ध्यान ये देना कि घनीय इकाई स्थल में या घनीय क्रिस्टल तंत्र में ये नहीं आता है। ये केवल आपको समझाने के लिए कि अंतः भी एक होता है, अंतः केंद्रित होता, घनीय नहीं है। यहाँ समझ गए बात को? ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको बताने के लिए कि अंतः भी एक होता है, अंतः केंद्रित। अब वो घनीय ना हो, कोई और भी हो तो अलग बात है, होता है ऐसे। चलो अब अगला है हम लोग का अगला है षटकोणीय। अगला इकाई स्थल है षटकोणीय। षटकोणीय इकाई स्थल, इकाई स्थल, या आप लिख सकते हो षटकोणीय, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, संकुलन, निबिड़ संकुलन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको लिखे हम लोग तो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे तो HCP, ये लिखेंगे। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है? देखो, बेंजीन बनाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से बना देंगे और बराबर से बनाएंगे। इनको ऐसे जोड़ेंगे, इसको इस तरह से जोड़ेंगे, बन नहीं रहा सही से, बना देते हैं सही से, ये ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? नीचे से नीचे वाले को जोड़ेंगे, ठीक, नीचे से नीचे वाले को जोड़ेंगे और ऊपर को ऊपर वाले से जोड़ेंगे। सही नहीं बना है, चलो कोई बात नहीं, बन गया है ना? तो अब इसमें जो है प्रति इकाई परमाणु, इकाई सेल में कितने परमाणु आएंगे? तो जेड बराबर यहाँ निकालने। सबसे पहले तो आपको बता दें कहाँ कहाँ परमाणु रहेंगे। तो रहेंगे कोने पर। कहाँ रहेंगे? कितने कोने हैं? 12। 6 ऊपर है और 6 नीचे दिख रहा है ना, 12 कोने हैं। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ बात आ जाती है कि क्या वहां कोने जैसा ही यहाँ भी 1/8 होगा? नहीं। अगर यहाँ कोने पर परमाणु रहेगा तो 1/6 भाग आएगा। कितना भाग आएगा? 1/6 भाग आएगा। तो कोने पर रहेगा 12 होंगे और कितना भाग आएगा? 1/6 ही भाग आ जाएगा। कोने पर रहेंगे और रहेंगे फलक केंद्र पर, फलक केंद्र, और कितने? 2।
दो विपरीत फलक केंद्र, दो विपरीत फलक केंद्र, तो 2 लिखेंगे। और अगर फलक केंद्र पर है तो कितना भाग लिखेंगे? 1/2 भाग लिखेंगे। और अंतिम एक बचता है अंतः केंद्र पर। यहाँ अंतः केंद्र पर 1 नहीं रहते हैं, कितने रहते हैं? 3। और आपको पता है अंतः केंद्र पर पूरा का पूरा परमाणु आ जाता है। ठीक है, 1 लिख दिए। अब जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? टोटल आ जाएंगे 6, यानी Z बराबर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है। अगर जालक बिंदु पूछेंगे तो कितने होंगे? जालक बिंदु कितने होंगे? जालक बिंदु आप जोड़ लीजिए। 12 कोने पर रहेंगे 12, और 2 फलक के केंद्र पर रहेंगे तो 2, और 3 अंतः केंद्र पर रहेंगे तो 3, टोटल हो जाएंगे 17 जालक बिंदु। अब इनको थोड़ा हमें बनाना पड़ेगा ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 ये हो गया। अब और कहाँ बनाए हम? इसको हम लोग को इस तरह से दिखाना पड़ेगा। 2 विपरीत फलक पर बना दिए, ठीक, और 3 कहाँ बना दिए? एकदम अंतः केंद्र पर। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग HCP। HCP में परमाणु कहाँ कहाँ रहते हैं? कोने पर। 12 कोनों पर रहेंगे और 2 विपरीत फलक पर 2 रहेंगे। कोई भी 2 विपरीत फलक ले 2 रहेंगे, एक एक, और अंतः केंद्र पर 3 रहेंगे। इनको इस तरह से अगर हम निकाल लेंगे तो Z का मान कितना आ जाएगा? 6। बताने आसान तरीका भी है कि षटकोणीय यानी 6, तो षटकोणीय में कितने Z का मान आएगा? 6। जालक बिंदु की संख्या कुल कितनी होगी? 17। तो ये हम लोग की हो गई इकाई सेल। कितने प्रकार के हो गए? 5 पढ़े हो ना? 5 हम लोग का हो जाता है। ठीक है ना। हम लोग ठोस अवस्था में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो है यहाँ पे कोने पर, फलक केंद्र पर या अंतः केंद्र पर परमाणु कैसे उपस्थित रहता है। इससे पहले हमने आपको ये बता दिया था कि किस प्रकार से इसका जो है संरचना बनेगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था इकाई सेल में SCC बताया था आपको। SCC क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सरल घनीय। सीधे कहें तो सरल घनीय। सरल घनीय में जो परमाणु होता है वो, या अवयवी कण बोल सकते हो आप लोग, वो कहाँ पे होता है? केवल कोनों पर होता है, घन के कोनों पर होता है, या इकाई सेल के कोने पर होता है। कोने पर कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, तो 8 परमाणु रहते हैं। लेकिन अगर कोने पर परमाणु रहते हैं तो इकाई सेल में, प्रति इकाई सेल में परमाणु का केवल 1/8 भाग ही आ पाता है, पूरा भाग नहीं आ पाता है। तो इसलिए अगर हम करें 8 जगह पर है और उसको 1/8 से गुणा करें तो उसका मतलब टोटल वास्तविक रूप में प्रति इकाई, अगर इकाई सेल की बात करें तो उसमें केवल 1 ही परमाणु को नाम दिया जाएगा। फलक केंद्र पर इसमें नहीं होता है, कोई परमाणु नहीं, कोई अवयवी कण नहीं होते हैं। अंतः केंद्र पर भी कोई अवयवी कण नहीं होते हैं। और अगर हम कहें जालक बिंदु, जालक बिंदु क्या था? अवयवी कण, ये जालक बिंदु है। अब अवयवी कण कहाँ है? केवल कोने पर ही तो है। 8 कोने, जितने कोने हैं यहाँ पे वही अवयवी कण हो जाएंगे, है कि नहीं? और वही बिंदु भी है, तो उसका मतलब जालक बिंदु कितने हो गए? 8 हो गए। और Z क्या है? Z है प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों, अब चाहे अवयवी कण को यहाँ हम लोग क्या मान के चलते हैं? परमाणु की संख्या, ठीक, Z से लेते हैं। दूसरा यहाँ पे हो जाता है FCC, फलक केंद्र। यहाँ पे कोने पर 8 कोनों पर होता है परमाणु, और साथ में फलक केंद्र पर होता है। कितने फलक केंद्र होते हैं? 6 फलक केंद्र होते हैं किसी भी इकाई सेल में, घन के लिए।
उसके केंद्र पर होंगे। लेकिन जब केंद्र पर परमाणु होता है, अवयवी कण होता है, तो पूरा भाग नहीं आता है। कितना भाग आता है उस परमाणु का? इस इकाई सेल में आधा भाग आता है। इसको हमने गुणा कर दिया, कितना आ गया वास्तविक रूप में? 3 परमाणु हो जाएंगे एक इकाई सेल में। तो कुल मिला के अब सीसी में कितने परमाणु हो गए प्रति इकाई सेल? 3 यहाँ, 1 यहाँ, टोटल कितने हो गए? 4। ये आपको याद रखना है, सबसे जरूरी वाला है सीसी, या इसको हम सीसीपी भी कहते हैं। ठीक। और अगर जालक बिंदुओं की संख्या बोले तो 6 होते हैं फलक के केंद्र पर, 6 ये जालक बिंदु हो गए, और 8 कोने हो गए। तो 8 और 6 14 जालक बिंदु हो जाते हैं। ऐसे ही बीसीसी में हम बात करें तो कोने पर रहते हैं, और एक बिल्कुल अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? पूरे इकाई सेल का बिल्कुल बीचों बीच भाग, उसको अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है। अंतः केंद्र पर एक परमाणु रहते हैं। जब अंतः केंद्र पर परमाणु रहते हैं वो पूरा भाग आ जाता है, तो यानी यहाँ पे 1 ले देते हैं। अब टोटल अगर हम गिने तो 1 और 1 2। अगर आपसे कहे जालक बिंदु कितना है तो 8 कोने के लिए और 1 हो गया अंतः केंद्र के लिए। देखो यहाँ इसको जोड़ना होता है, यहाँ इसको और इसको जोड़ना होता है, 9 हो गए। टोटल कितने हो गए? जब कितने हो जाएंगे? 2। 1 यहाँ के लिए, 1 यहाँ, टोटल जोड़ लोगे 2 हो जाएगा। यहाँ देखो इस सीसी में 1 यहाँ हो जाएगा, यानी कोने पर रहेंगे, 8 कोनों पर रहेंगे, फलक केंद्र पर रहेंगे। 2 विपरीत फलक, कोई भी आप 2 विपरीत फलक की केंद्र पर ले सकते हैं। 6 नहीं, कितने? केवल 2 विपरीत फलक। अंतः केंद्र पर इसमें नहीं रहेंगे। तो अगर हम जोड़े हैं जालक बिंदु कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए। और अगर हम प्रति इकाई से परमाणु बोले तो कितने हो जाएंगे? 1 और 1 2। ये ध्यान रखना है, इसको इसमें हो जाता है। लास्ट बनता है एचसीपी। एचसीपी मतलब षटकोणीय। षटकोणीय में कोने पर यहाँ पर रहते हैं 12, लेकिन जब वहां कोना होता है वहां कोने पर परमाणु का 1/6 भाग आता है, यानी केवल कितना? 1/4 भाग आता है उसमें। तो 2 से गुणा कर दोगे इसको तो 2 आ जाएगा। इसमें आप देखो फलक केंद्र पर, विपरीत फलक केंद्र पर हमने रख दिया तो 2 हो गए। फलक केंद्र पर रखते तो कितना भाग आता है? केवल 1/2 भाग आता है, 1 लिख दिए। अंतः केंद्र पर अगर एचसीपी की बात करें तो 3 परमाणु रखते हैं। अब कितना पूरा भाग आ जाता है अंतः केंद्र पर? आप लोग जानते हैं, पूरा 1 हो जाता है। टोटल जोड़ लेंगे तो कितना जालक बिंदु हो जाएंगे? 12 तो 14 और 3 17 जालक बिंदु हो जाएंगे। और अगर जड़ की बात करें तो 2 और 1 3 और 3 6। तो जड़ आपको याद रखना है, जालक बिंदु याद रखना है, कहाँ कहाँ पे परमाणु रहते हैं। ठीक है। और कितना कितना भाग आता है आपको हमने बता दिया है। अगर कोने पर रहेंगे परमाणु तो परमाणु का कितना भाग आएगा? 1/12। अगर फलक केंद्र पर रहेंगे तो परमाणु का कितना भाग आएगा? 1/2। और अगर अंतः केंद्र पर रहते हैं तो पूरा भाग आता है। ठीक है, 1 भाग पूरा। ठीक। जालक बिंदु आपको बता ही दिया है। अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। अब यहाँ अवयवी कण कौन है? परमाणु ही तो है। अवयवी कण को संख्या ऐसे बोल देंगे और क्या। ठीक। अवयवी कण कितने हैं? और यहाँ एक चीज याद रखना, प्रति इकाई सेल में अवयवी कण कितने हैं, ये और ये अलग है। ठीक। जालक बिंदु को ही जड़ मत बना लेना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ प्रति इकाई सेल की बात की गई, यहाँ अवयवी कण की संख्या की बात की गई। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब ये हमने बता दिया आपको, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। पूरी तरीके से इसको याद रखिए। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण आपका एफसीसी है, बीसीसी है और एचसीपी है। तो बचा क्या? 2 ही बचा है, उसको भी याद कर लो। अब जो है हम बात करते हैं, ये हो गया, आपको याद कर लेना। जड़ तो ज्यादातर याद रखना आपको। फलक केंद्र के लिए कितना होता है? जड़ कितना होता है फलक केंद्र के लिए? 4 होता है। याद नहीं। फलक केंद्र के लिए कितना होता है? 4 होता है। बीसीसी के लिए 2 होता है। बीसीसी के लिए 2 होता है।
HCC के लिए HCC SCC कितना होता है? एक होता है SCC। और HCP अच्छा HCP क्या होता है? HCC अच्छा S सर बोले हैं SCC कितना होता है? एक। FCC या CCP 4। BCC 2। ठीक है। HCP 6। इतना याद नहीं हो पा रहा है। नहीं सर HCP बोले ठीक है, हो जाएगा नहीं? अब अगला हम लोग करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है A और R में संबंध। A और R में संबंध। R में संबंध। A क्या है? A क्या है? कोरों की लंबाई। कोरों की लंबाई। ठीक है। और R क्या है? परमाणु की त्रिज्या या अवयवीकरण की त्रिज्या बोलते चाहे। अवयवीकरण यहाँ परमाणु ही रहता है। अवयवीकरण की त्रिज्या होती। ठीक है। अब यहाँ देखोगे कोरों की लंबाई कैसे बताए हम आपको। कोरों की लंबाई देखो, घन बना लेते हैं। ये देखो हमने आपको एक चीज बताया था, ये चीज है A, ये चीज है ऊपर वाला, याद होगा सेल पैरामीटर, और यहाँ वाला C। अगर घन है तो A बराबर B बराबर C। इसको हमने कहा था ये क्या है? अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी ही कोरों की लंबाई होती है। कोरों की लंबाई। अच्छा, अगर इसमें घन में बोल रहे थे ना A बराबर B बराबर C, तो आप सीधे सीधे घन में क्या A बराबर मतलब सब A ना कर लोगे, है ना? पढ़े होगे घन में। आपका घन का आयतन कितना होता है बताओ जल्दी? A क्यूब होता नहीं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे तो वही सब बराबर होता है ना? A क्यूब तभी तो बोल देते हो। यानी सब A है, क्योंकि A बराबर B है, B बराबर C है, तो सबको हम A लिख सकते हैं। तो वही यहाँ हमने कोरों की लंबाई कितनी बोल दी? A। सब A है, जान लो सब A है। अब यहाँ जब अगला बनाएंगे मतलब अगला बनाएंगे तो इस तरह से आपको समझ लेना है सबकी लंबाई कितनी है। कोर है ये A, ये भी क्या है? ऊपर भी जाओगे तो क्या है? हर दिशा में आप देखोगे मतलब जो भी कोर की लंबाई है सब A के बराबर। अगर एक कोई आप जान गए तो यानी सबकी लंबाई। ठीक है। चलो अब R में संबंध निकालेंगे हम लोग। चलो सबसे पहला हम लोग का आ जाता है HCC। क्या बोलते हो? सरल घनीय। सरल घनीय में परमाणु कहाँ रहता है? कोने पर रहता है। हम कोई दो कोना ले लेंगे, उसी खाली कोने पर रहता है ना, 8 कोनों पर, तो कोई दो कोना ले लेंगे, एक कोना ही ले लेंगे। कोना से देखो यहाँ बनाएंगे एक परमाणु, यहाँ एक परमाणु बन गया ना। ठीक। अब आपको एक चीज दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है ना, टोटल जानते ही हो। देखो दिख रहा है साफ साफ। ठीक। और आपको ये भी पता चल रहा है कि एक परमाणु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ, दूसरे परमाणु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ, तो दोनों जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 2R। तो सीधे सीधे लिख सकते हो A बराबर 2R या R बराबर A बटा 2 लिख सकते हो। ठीक। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो व्यास होता है जिसको हम डायमीटर D लिखते हैं, कितना होता है? 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का दुगना होता है, यानी हम R स्मॉल r लिख देते हैं। यानी D बराबर क्या होता है? 2। अब यहाँ बताओ A बराबर 2R और यहाँ D बराबर 2। इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल जाएगा हमें? A बराबर D। वैसे पूछा नहीं है आपको, केवल किसको ध्यान रखना है? A बराबर 2R। SCC में A और R के बीच संबंध क्या है? A बराबर कितना रहेगा? 2R। R से क्या कहेगा कि मान लो एक कोई जालक है, क्रिस्टल जालक है, वो सरल घनीय बना रहा है। सरल घनीय उसका क्या है? इकाई सल है।
तो बताओ, अगर यदि उसकी त्रिज्या 400 पिकोमीटर है, यदि उसकी त्रिज्या 400 पिकोमीटर है, तो बताओ उस कोरों की लंबाई कितनी होगी? 800 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये आता है ना, समझ गए? तो ये संबंध इसीलिए निकाला जाता है। तो ये हो गया हमारा सरल घनीय, ठीक है ना। अगला हम लोगों का आ जाता है, देखो इसको यहीं पर हम यहाँ रोक देते हैं। इसके बाद अगला हम लोग का आ जाता है FCC। सबसे पहले दूसरा नंबर आ जाता है FCC, या इसी को बोलते हैं CC। आप सीधे सीधे लिखो फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, ठीक है। फलक केंद्रित में परमाणु कहाँ कहाँ रहते हैं? जोर आ जाए, चलो। कोनों पर रहते हैं, वहाँ फलक पे सहयोग में रहते हैं। फलक के केंद्र पर रहते हैं। फलक के तो एक काम करें, फलक को केंद्र बना लेते हैं। एक तो यही कोना से लेते हैं और एक तो ई कोना से, ठीक है। तीनों परमाणु का आकार समान है, खाली आपको बस दिखाने के लिए कि छोटा हो गया, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, ये विकर्ण है। क्या है ये? विकर्ण। और विकर्ण यहाँ होता है, इस विकर्ण को बोलते हैं फलक विकर्ण, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं फेस डायगोनल। अब इसको निकालने की कोशिश करें, निकालने की कोशिश करें तो इसको आगे यहाँ लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, इसको लिख देते हैं C। देखो आप ऐसे तो दिख रहा होगा आपको, ये A है, ये B है और ये C है ना। और आपको पता है प्रत्येक कोण घन में 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री लिख दिए। देखो यही B, यही तो 90 डिग्री है ना, ठीक। ये विकर्ण है, आपने पाइथागोरस कल में पढ़ा है कि A और B से लंबाई कितनी है? A होगा ना, A, और B और C भी कितना है? A। तो A और C बता लोगे? नहीं बता लोगे, ठीक। ये होता है कण, जानते हो, कण स्क्वायर बराबर कितना होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अच्छा, कण स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर लिख दे सीधे, बराबर लंब स्क्वायर कितना है? BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? AB का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ BC कितना है? A स्क्वायर। A स्क्वायर। AB कितना है? वो भी A स्क्वायर है। तो सीधे सीधे AC स्क्वायर बराबर कितना लिख दें? 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC बराबर √2A स्क्वायर। चाहो तो इसको लिख सकते हो √2 into A। समझ गए? तो AC बराबर कितना आ गया? 2A। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। कहाँ कहाँ होते हैं आपको पता है? कोने पर परमाणु रहते हैं और कहाँ रहते हैं? यहाँ फलक के केंद्र। तो हमने पहले फलक केंद्र ले लिया और बाकी यहाँ दो किनारे वाले, जब तक संबंध नहीं निकाल पाएंगे ना। अच्छा आपको एक चीज यहाँ दिख रहा होगा, AC बराबर एक और दिख रहा होगा, AC बराबर आपको दिख रहा होगा 4R। देखो देखो इधर, AC बराबर 4R। 2R तो यहाँ है, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है, तो सीधे सीधे लिख सकते हो AC बराबर 4R। तो लिखोगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल जाएगा? 4R बराबर √2A, ये तो मिल जाएगा। तो आप सीधे लिख सकते हो R बराबर कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, √2 लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए। तब तक तीसरा वाला हम लोग अभी करते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि ये R और A के बीच संबंध हो गया, कभी कभी हो सकता है पलट दे, तो आप लोग जान लीजिए। जैसे आप लोगों को पता है 4R बराबर √2A होता है, तो आप सीधे सीधे A बराबर क्या लिख सकते हो? 4/√2R, है ना। आप एक काम करो, √2 से गुणा कर दो, है ना, ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? 4√2 बटे √2 गुणे √2, ऐसे करोगे। R बराबर A, या आप सीधे सीधे लिखोगे A बराबर क्या लिख सकते हो? 4√2 बटा 2 R।
दो एकन्नम दो दुन्नी चार। सीधे सीधे लिखोगे आप a बराबर 2√2 r। ये भी कभी कभी पूछा गया, जैसे यहाँ हमने बताया ना a बराबर 2r और यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 2√2। समझे? तो कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है, कभी कभी थोड़ा हो सकता है आपको कोनों की लंबाई दे दे, आपसे त्रिज्या पूछ ले, बता दोगे। हो सकता है आपको त्रिज्या दे दे, कोने की लंबाई पूछ ले, तो आप बता सकते हो, है ना। एक दूसरे में एक देगा दूसरा नहीं देगा, आपको बताना पड़ेगा। ये हटा देते हैं, ये हो गया हम लोग का 2। अब अंतिम बचता है बीसीसी। बीसीसी देखते हैं तीसरा। बीसीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित में परमाणु कहाँ रहते हैं? कोने पर और एक बीच में। कोने पर रहते हैं और बीच में रहते हैं, एकदम बीचों बीच। तो बीचों बीच एक ठो बना देते हैं, देखो बड़ा सा बनाते हैं, बड़ा सा बीचों बीच, और थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, और थोड़ा बड़ा बनाए। ये बीचों बीच हो गया, फिर ये हो जाएगा, फिर यहाँ से भी ऐसे बड़ा। ठीक है, आपको जो काम करते हैं, इसको ए बना लिए, इसको बी बना ले, इसको सी बना ले, इसको डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने पहले से जानते हो, √2a जानते हो ना, यही वाला है दूरी। वहां से इसको ले, ठीक, या चाहे कोई भी एक फेस ले लो, तो डायगोनल ले लोगे तो आपका आ जाएगा √2a। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का पूरा ले लेंगे, यहाँ से यहाँ, आप कह सकते हो वहां से वहां तक, है ना। यानी एक फलक मतलब जो है किनारा लेंगे, उसको नीचे दूसरे किनारे पे ले लेंगे। ठीक, इसको ये भी विकर्ण है, लेकिन इसको बोलते हैं अंतः विकर्ण। वो फलक अंतः विकर्ण, हाँ वो फलक विकर्ण था, और ये अंतः। अंतः को क्या बोलते हैं? बॉडी। बॉडी और ये डायगोनल हो जाता है, बॉडी डायगोनल है। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा देखो, ये √2a है, आपने पढ़ा, ये वाला तो देखे ही होगा। ये देखो, ये घन का यही कोण की लंबाई तो है, a ही तो होगा ये, है ना। इसको दूर बनाए हम, a है बता। अब देखो क्या बन जाएगा, ये वाला बनाए पूरा, देखो ये और ये है a, ये है कौन सा है? C। ठीक है, यही वाला लेंगे D, और फिर क्या लेंगे? D। ठीक है, क्या लिखते हैं? ट्रायंगल ACD, ऐसे समझो, है ना। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री आएगा ही आएगा, अरे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री होता सर। E कितना है? AC कितना है? √2a। और DC A ही तो है, A है, E निकाल लेते हैं, E कितना होगा? चलो AD बराबर AD स्क्वायर लिखते हैं। AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? √2a²। आप लिख सकते हो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस परिमेय द्वारा। चलो AC स्क्वायर कितना है? √2a का स्क्वायर होल स्क्वायर, और CD कितना है? a स्क्वायर। आप लिख सकते हो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर ना, तो AD बराबर कितना हो जाएगा? √3a स्क्वायर यहाँ लिख दिए, तो AD बराबर लिख सकते हो √3a। याद रखो, वहां आपका फेस जो डायगोनल या जो फलक विकर्ण होता है वो √2a होता है घन का। और अगर अंतः विकर्ण की बात करें तो कितना आता है? √3a आ जाता है। अब यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे, 4r भी तो दिख रहा है। AD बराबर 4r, 4r, अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 4r। तो ये हो गया दूसरा समीकरण, और ये हो गया पहला समीकरण। पहले और दूसरे समीकरण से, पहले और दूसरे समीकरण से तो क्या आ जाएगा? पहले और दूसरे समीकरण से करेंगे तो √3a बराबर 4r। a बराबर क्या लिख सकते हो? 4/√3r, ये लिख सकते हो। अगर r वाला पूछ रहे तो आप r वाला कैसे लिखोगे? 4r बराबर √3a, तो r बराबर √3/4a, दोनों का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
BCC वाला। आप इसको तीनों को लिख लीजिए पहले। हो चलो। देखो हमने आपको बताया सरल अगर घनीय होता है तो a बराबर 2r होता है, और अगर फलक केंद्रित होता है तो a बराबर 2√2r होता है, और अगर अंतः केंद्रित होता है तो a बराबर क्या होता है 4/√3r होता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम एक चार्ट बना देते हैं जिससे आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो। तो चार्ट बनाएंगे। ये चीज आपको याद रखना है। क्या है देखो, केवल 3 ही है, ज्यादा नहीं है आपको याद करने लिए। यहाँ इकाई सेल है, यहाँ जेड बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे ए और आर में संबंध, आर में संबंध, ठीक है। और यहाँ क्या है इकाई सेल, इकाई सेल आपको याद कर करके जो है यहाँ पे भूलना नहीं है। जैसे मान लो सरल घनीय है तो जेड 1 होता है, जानते हो। ए और आर में संबंध क्या है, ए बराबर 2, ठीक। और अगर FCC या CCP है तो जेड कितना होता है 4 होता है, ठीक। ए और आर में संबंध क्या हो जाएगा, ए बराबर 2√2r, है ना। और अगर जो है BCC है तो BCC में आपका 2 होता है। ए और आर में संबंध क्या हो जाएगा, ए बराबर 4/3√3r, ये हो जाएगा। इसको आपको याद रख लेना है। प्रश्न जो आता है वो जेड वाले पे तो थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कभी कभी कि जो है अगर आपको 1 दे देगा या तो त्रिज्या देगा तो आपको क्या पूछेगा, कोरों की लंबाई, और या तो आपको क्या दे देगा, कोरे की लंबाई दे देगा और आपसे त्रिज्या पूछ लेगा, है ना। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग जो है फिर इसको तैयारी बनाए रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए।